Hello children, in the previous video we have studied about the Turkish invasion. Now resurgence Turkish invasion. 150 years after the attack of Muhammad Ghaznavi, Muhammad Ghori, the ruler of a small kingdom Ghor in Afghanistan, attacked the northwestern part of India. Taking advantage of the conflicts between Indian rulers, Muhammad Ghori attacked India in 1175 AD and captured Multan and Sindh. In 1178 AD, he moved towards Gujarat, whose Rajput rulers Mulraj gave him a crushing defeat. Later, Ghori attacked Punjab 3 times and in 1186 AD captured it. This victory brought his territory near Ajmer and Delhi, the kingdom of Prithviraj Chauhan. In AD 1190, Ghori attacked the fort of Bhatinda, where he had to face Prithviraj Chauhan. In AD 1191, Prithviraj defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain and he escaped it with his life. In 1192 AD, he again came with a large army and defeated Prithviraj in the second battle of Tarain. With this victory, Ajmer, Delhi and Hansi, which was Haryana, came under the control of the Turks. Ghori made his Indian territories a province of his empire and appointed Kutubuddin Aibak, his slave and commander-in-chief, as his governor. Prithviraj Chauhan and Jai Chand, the king of Kannauj, were mutual enemies. Muhammad Ghori took advantage of this enmity in AD 1192 in the second battle of Tarain and defeated Prithviraj. The defeat of Prithviraj Chauhan at the hands of Muhammad Ghori resulted in the foundation of Muslim rule in India. The attackers looted the city of Ajmer and the famous educational center of Ajmer built by Vishal Dev was converted into a mosque. This is now known as Adhai Din Ka Jhopla. So students, तुर्किश इन्वेंशन के बाद 150 ईयर्स लगभग मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया 150 ईयर्स तक वो रहा. उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी के बाद एक छोटा सा किंगडम था घोर, वहाँ का जो राजा था अफगानिस्तान का, वो रूलर था मोहम्मद गौरी, और उसने फिर हमारे भारत पर आक्रमण किया और हमारे भारत में जो आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी उसका फ़ायदा उठा करके उसने 1175 AD को मुल्तान और सिंध पर उसने लड़ाइयों का फ़ायदा उठा करके अपने कब्जे में ले लिया. फिर उसके बाद जो मूल राज थे राजपूत रूलर, उन्होंने उसको घोर टक्कर दी, लेकिन उसके बाद भी वो हार गए और गुजरात पर भी उसका कब्जा हो गया. इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी आगे बढ़ा और उसने पंजाब में 3 टाइम्स अटैक करके उसे भी अपने कब्जे में ले लिया 1186 में. इसके बाद अजमेर दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उस समय वो उनका बहुत लोहा माना जाता था और उनके साथ उसका युद्ध हुआ. 1190 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा में आक्रमण किया जहाँ पर उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ. फिर उसने डायरेक्टली 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई की, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और वो वहाँ से चला गया. फिर 1192 में वो फिर से बड़ी आर्मी के साथ वापस आया और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया. इसके बाद फिर उसने अजमेर, दिल्ली, हरियाणा, ये सारी जगहों पर तुर्क्स का कब्जा हो गया. अब वो यहाँ रह तो सकता नहीं था, उनसे जितना लूटपाट बनी उन्होंने किया और उसके बाद उसने अपना एक राजदूत था, एक गवर्नर था, यहाँ पर उसने अपॉइंट किया. उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका गुलाम था, स्लेव था. उसने उसको यहाँ अपॉइंट किया और फिर चला गया. पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो आपस में रिलेटिव भी थे और आपस में दुश्मन थे, इसका फ़ायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और इसी के कारण वो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया. पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो जो हमारा मुस्लिम रूल है उसकी स्थापना हमारे भारत में उसी के बाद से शुरू हुई. पृथ्वीराज चौहान अजमेर में जो इन लोगों ने बहुत सारी लूट की, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद अजमेर में बहुत सारे इन लोगों ने लूट की और एजुकेशनल सेंटर था जो विशाल देव, उसको उन्होंने बदल के मॉस्क में बना दिया, जो कि आज अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है. Now society
economy, religion and culture in northern India. So society. The society was divided into 4 varnas which were further subdivided into several jatis. The Brahmins and Kshatriya held high position and status in society. तो जो उस समय की सोसाइटी थी, समाज था, वो किस तरह का था? तो जो समाज था वो 4 वर्णों में डिवाइडेड था और 4 वर्ण भी फिर से जातियों में डिवाइडेड थी। इनमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी, सबसे ऊंची थी। The caste system became rigid. People preferred getting married within their own jati or caste. Women had the right to inherit property, but Purdah system had started. The practice of sati became more prevalent. The Rajput women performed johar, mass sacrifice, to save their honor and chastity from invaders in case of defeat. There was slight change in dress and food habits. The Shoots adopted agriculture and labor for their livelihood. People followed different types of social activities such as fairs, festivals, and pilgrimages to sacred places and center. तो जो उस समय का समाज था वो पहले तो 4 वर्णों में डिवाइडेड था, उनकी भी जातियां बनी हुई थी और उसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों का सबसे ऊंचा दर्जा होता था। इसके बाद जो जाति सिस्टम था वह बहुत ही कट्टर था। जिस जाति के लोग होते थे उसी जाति में वो विवाह वगैरह उसी जाति में करते थे। वुमेन जो थी उस समय वो उनको प्रॉपर्टी में अधिकार था, लेकिन उस समय सती प्रथा बहुत चरम पर थी। जो राजपूत वीमेन थी यदि उनके पति युद्ध में हार जाते तो वो जौहर करती थी। जौहर मीन्स होता है अपने आप को अपनी स्वेच्छा से आग के हवाले कर देना, आग में जल जाना। और जो ड्रेस और फूड हैबिट्स थी वो थोड़ा बहुत उनमें पहले से थोड़ा बहुत चेंज आया था, बाकी जो की त्यों थी। शूद्र जो थे वो अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर और लेबर का काम करते थे और जो लोग थे वो अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में, फेयर्स हैं, फेस्टिवल हैं, भगवान के जो स्थान हैं, प्लेसेस हैं, इन सारे लोग स्थानों पर वो जाते थे और इन अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। नाउ इकोनॉमी। Agriculture and cattle rearing was the main occupation of the people. Some cities became the center of trade like Patliputra, Ayodhya, Ujjain, Kannauj, Mathura and Kashi etc. In the field of industry, the textile industry became famous. Some 5 varieties of woolen, silk and cotton textile were made. The working in metals were pursued with much success. Bronze statues, toys, items of ivory, gold and silver ornament and utensils were made. India had trade relation with Central Asia. Sandalwood, nutmeg, cloves, spices and precious stones and pearls were exported and dates and horses were imported from Central Asia. तो इकोनॉमी जो कैसी थी, एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग उस समय ऑक्यूपेशन जो था लोगों का मेन था। और सिटी में जो पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जैन, कन्नौज, मथुरा और काशी बहुत सारी सिटीज़ थी जहाँ पर व्यापार किया जाता था। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में वूलन, सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल वहाँ उस समय बनाई गई जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को बहुत बढ़ावा मिला। इसके बाद जो मेटल वगैरह थे, ब्रॉन्ज हैं, टॉयज़ हैं, आइवरी आइटम्स हैं, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट है, यूटेंसिल, इसका व्यापार भी बहुत अच्छे से उस वक्त प्रोग्रेस पर था। इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ बहुत व्यापारिक रिलेशन थे। संदलवुड है, नटमेग है, क्लोव्स है, स्पाइसेस हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, ओपल्स हैं, ये सारे डेट्स हैं और हॉर्सेस हैं। ये सारे हॉर्सेस और डेट्स को इंपोर्ट किया जाता था और बाकी ये जो सारे सैंडलवुड हैं, क्लोव्स हैं, स्पाइसेस हैं, ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे सेंट्रल एशिया को। तो इस तरह से इकोनॉमी वहाँ पर व्यापार के थ्रू और जो एग्रीकल्चर है उसके थ्रू उस समय में अच्छी चल रही थी।